हेलो साथियों, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग ये बिहार एसएससी का साइंस का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं उसके क्रम में आज ये हमारा सेट नंबर 3 है, यानी कि ये मॉक टेस्ट नंबर कौन सा है? तो ये तीसरा मॉक टेस्ट है, जिसमें कि हम साइंस का जो है 25 क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। उससे संबंधित जितना भी फैक्ट बनता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, सारे फैक्ट को हम साथ ही साथ कवर करते जाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपका जितना भी साइंस का सिलेबस है तो आपको क्वेश्चन के माध्यम से साइंस का पूरा जो है आपको सिलेबस ख़त्म होते जाएगा। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, जो पिछला वीडियो आ गया है मॉक टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 1 और 2, तो सारा के लिए आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, पिछला वीडियो को। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि ये जो 25 क्वेश्चन जो लाए हैं हम इस सीरीज में, तो ये 25 क्वेश्चन जो है ये बिहार एसएससी का एडिटोरिया के द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। किसके लिए? तो बीएसओ, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, यानी कि प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए, जो कि बिहार एसएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। और इसका भी सिलेबस एकदम सेम है बिहार एसएससी का इंटर लेवल के जैसा, ठीक ना? इंटर लेवल हो गया, बिहार एसएससी सीजीएल हो गया, सबका सिलेबस सेम ही है, जिसमें कि 25 क्वेश्चन जो है आपको साइंस का पूछा जाता है, और जो कि 25 क्वेश्चन बहुत बड़ा वेटेज होता है, ठीक। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए इस जो प्रैक्टिस सेट है इसमें टोटल 15 सेट है, जिसमें कि आज हम तीसरा सेट कर रहे हैं। तो इस 15 सेट को हम बारी बारी से कर लेंगे, ठीक। और ये बुक ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद दूसरा बुक को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। क्या कह रहा है? तो द्रव्यमान में परिवर्तन। देखिए, द्रव्यमान में परिवर्तन जो होता है सब जगह स्थिर रहता है, ठीक ना। चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर हो या कोई भी बाह्य अंतरिक्ष के किसी भी बिंदु पर हो, तो वहाँ पर क्या होगा? द्रव्यमान हमेशा निश्चित ही होगा, ठीक ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान का जो है परिवर्तन होता ही नहीं है, चाहे वो चंद्रमा पर चल जाए चाहे पृथ्वी पर कहीं पर भी रहे। तो यानी यहाँ क्या पूछा है कि यदि कोई वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा? तो द्रव्यमान उसका कुछ नहीं बदलेगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। यानी कि अपरिवर्तित रहेगा द्रव्यमान। अगर माना कि पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान 10 केजी है तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान 10 केजी ही होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान हमें किस सिद्धांत से प्राप्त होता है? देखिए, उत्प्लावन बल जो होता क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है उत्प्लावन बल, ठीक है ना। जैसे देखिए कोई भी पिंड है, यानी ये वस्तु है, ठीक है, यहाँ जल में तैर रहा है, तो तैर रहा है इसका मतलब क्या हुआ है कि जल की ओर, सबसे पहले देखिए पिंड में कुछ न कुछ भार है, तो ये भार है तो ये नीचे की ओर बल लगाएगा, ठीक है। ये नीचे की ओर बल लगाएगा अंदर जाने के लिए। और लेकिन जो आपको ये पानी है, पानी भी इसको कुछ ऊपर की ओर बल लगाया। यही जो ऊपर की ओर बल लगाया इसी को कहा जाता है आपको उत्प्लावन बल कहा जाता है, यानी कि बायनेंसी फोर्स कहा जाता है, ठीक। तो ये सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो ये आपको आर्किमिडीज ने दिया था। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। यानी क्या हुआ कि किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल का मान हमें किस सिद्धांत से प्राप्त होता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ओम के नियम अनुसार क्या होता है। देखिए ओम के नियम को हम समझते हैं। देखिए ओम नाम का एक वैज्ञानिक था, जिन्होंने क्या कहा था कि कोई भी जो है धारा है, विद्युत धारा है, उसमें क्या होता है वोल्टेज जो है वो आपको विद्युत धारा, कोई भी परिपथ है उसमें क्या होता है आपको वोल्टेज विद्युत धारा का समानुपाती होता है। जब देखिए समानुपाती का साइन हम हटाते हैं तो इसके लिए बराबर का साइन लगाते हैं तो एक नियतांक को जोड़ा जाता है, तो नियतांक के रूप में प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, ठीक ना। तो भी बराबर क्या हो जाता है? आई आर, यानी कि आर आई हो जाता है। ये हम क्या कहें? ओम के नियम के अनुसार क्या किसी वस्तु में प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के अनुपातिक होता है। देखिए सारा ऑप्शन में विद्युत धारा के बारे में ही कहा है, तो हम विद्युत धारा को एक साइड सेपरेट कर लेते हैं। तो यानी कि आई बराबर क्या हो जाएगा? भी बटा आर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ देखिए आप इस इक्वेशन से आप क्या देख रहे हैं कि आई जो है भी के समानुपाती है और आर का क्या है? तो व्युत्क्रमानुपाती है। तो यही नहीं इसमें संबंध बन रहा है। तो देखिए आप ऑप्शन को पढ़ते हैं, जिससे आप हमको लगता है क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ए नंबर में कहा है कि किसी वस्तु में प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के अनुपातिक होता है। यानी अनुपाती मतलब क्या होता है? समानुपाती होता है प्रतिरोध का। नहीं, यहाँ देखिए व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये गलत दिया हुआ है। बी नंबर में कहा है कि प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए प्रवाहित विद्युत धारा जो है ये प्रतिरोध देखिए इसके नीचे में है, यानी कि इसका व्युत्क्रमानुपाती होता ही है। ये कथन आपको सही कहा है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसके चाल में होने वाले परिवर्तन निम्न में से किस कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं हम? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमेशा दो माध्यम का होना आवश्यक है। ठीक, तो दो माध्यम में कौन सा माध्यम? एक आपको सघन माध्यम होना चाहिए और एक विरल माध्यम होना चाहिए। ठीक, जब देखिए आपको ये क्या है, ये देखिए आपको एक लाइन है जो कि आपको डिवाइड करता है सघन और विरल। देखिए ऊपर में क्या है तो विरल माध्यम है और नीचे में सघन माध्यम। ठीक, देखिए प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि जब देखिए कोई भी प्रकाश की किरण है जो कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। ठीक है, देख रहे हैं, जाना चाहिए था इसको इस लाइन पर, लेकिन ये कहाँ जा रहा है? नीचे, यानी कि अभिलंब की ओर ये झुक रहा है। अब देखिए यही दूसरा कहता है आपको, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा पॉइंट कहता है, यानी कि दूसरा नियम का, कि जब कोई भी माध्यम जब सघन माध्यम से विरल माध्यम, पहले देख ली है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने के लिए, तो हम क्या देखेंगे? सघन माध्यम। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये क्या होगा? अभिलंब से ये दूर भागेगी। ठीक है, देखिए ऐसे आ रहा था, इसको जाना था, ये था इस पॉइंट पर, ठीक है, यानी इस पाथ पर, तो ये कैसे जा रहा है? इधर जा रहा है, क्या होगा कि अभिलंब से दूर भागा। ठीक है, तो यही क्या कहता है? प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। देखिए प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम भी देख लेते हैं कि यानी कि जब प्रकाश जो एक किरण से दूसरे किरण जाता है तो क्या होता है? इसमें देखिए आपको ये क्या हो गया? आपको तो ये आपतित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया। हाँ, ये सब क्या होता है? आपको एक ही तल या एक ही बिंदु पर होता है, ये इसका पहला नियम है। ठीक है, तो हम देख लिए। तो अब हम प्रश्न को बनाते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि पहला ए नंबर में कहा है कि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। देखिए क्या होगा? विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगी तो ये क्या होगा? तो ये आपको अभिलंब की ओर जाएगी। ठीक है ना, ये अभिलंब से दूर नहीं होगी, ये गलत दिया हुआ है। देखिए बी नंबर में कहा है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नहीं, जब ये सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी। ठीक है ना, ये मुड़ेगी नहीं। सीम का है कि प्रकाश सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर जाती है। ठीक नहीं, प्रकाश क्या होता है? जब सघन से विरल में जाते क्या होता है? ये अभिलंब से दूर भागती है। यही कथन तो सही दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, प्रकाश सघन से विरल में जाने पर क्या होता है? ये अभिलंब से दूर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग किस लिए होता है। ठीक है, देखिए ऑक्सीजनोमीटर जो है, देखिए यही है आपको ऑक्सीजनोमीटर। ये क्या है? तो ऑक्सीजनोमीटर है। देखिए इसका प्रयोग किस लिए होता है? तो ये देखिए पौधा है, तो पौधा का जो ऊंचाई है उसी को मापने के लिए होता है। ठीक है, यानी कि पौधे कितना वृद्धि कर रहा है इसको मापने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग करते हैं, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिया है? तो आपको पौधे की वृद्धि को मापने के लिए, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग होता है आपको पौधे की वृद्धि मापने के लिए। ठीक है, तो देखिए अब कुछ और मीटर है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला हम देखते हैं माइनोमीटर। क्या देखते हैं? तो माइनोमीटर। देखिए माइनोमीटर क्या करता है? तो ये गैस की दाब को मापता है। ये आपको गैस की दाब को मापता है। और उसके बाद देखिए लैक्टोमीटर है। ठीक, लैक्टोमीटर जो है ये क्या करता है? तो ये दूध की शुद्धता मापता है। क्या करता है ये? तो ये दूध की शुद्धता को मापता है। ठीक है, लैक्टोमीटर। उसके बाद देखिए लक्सीमीटर है, यानी कि लक्सीमीटर जो है ये क्या करता है? तो ये आपको प्रकाश की तीव्रता मापता है, प्रकाश की तीव्रता मापता है क्या? लक्सीमीटर। ठीक, तो सभी मीटर को हम देख लिए। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। ठीक, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग माइक्रोवेव ओवन में होता है। ठीक है, देखिए माइक्रोवेव ओवन जो होता है इसका देखिए सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रोवेव ओवन का यूज क्या है। देखिए माइक्रोवेव ओवन जो है ये देखिए आप दुकान उकान में देखे होंगे, बड़ा बड़ा दुकान में होटल में जाते होंगे, तो वहाँ क्या करता है कि जैसे आप मांगे गरम गरम समोसा, क्या करता है अंदर में घुसा करके इसमें समोसा को, अब चाहे कोई भी खाद्य पदार्थ है उसको अंदर में घुसा कर गर्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह आपको माइक्रोवेव होना होता है। ठीक है, इसमें देखिए आपको कौन सी चुंबकीय तरंग का प्रयोग होता है? तो इसमें जो होता है आपको चुंबकीय तरंग, ये आपको सूक्ष्म तरंग का प्रयोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सूक्ष्म तरंग। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा का रूपांतरण संवहन द्वारा नहीं होता है। ठीक है, देखिए ऊष्मा का रूपांतरण जो होता है वो आपको 3 प्रकार से होता है। ठीक है, तो 3 प्रकार में कौन कौन है? तो एक है आपको चालन, एक है संवहन और एक है विकिरण। ठीक,
अब देखिए हम सभी को देख लेते हैं चालन, संवहन और विकिरण को। देखिए चालन क्या होता है कि ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होती है। जैसे लकड़ी हो गया, धातु हो गया, इसमें क्या होता है कि यानी कि ठोस में जो ऊष्मा का संचरण होगा वो चालन विधि द्वारा। देखिए चालन विधि द्वारा क्या होता है कि वस्तु का कण जो है एक दूसरे से जो है उसका गतिमान नहीं करता है, ठीक ना। जैसे देखिए ये आपको एक लोहा का छड़ है, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसमें नीचे से यहाँ पर हीट देंगे, यहाँ पर अगर हम हीट देंगे तो ये देखिए यहाँ का जो कण गर्म होगा ये बगल वाला कण को गर्म कर देगा, फिर वो बगल वाला कण गर्म हो गया तो अगले बगल वाला करते करते यहाँ तक आपको पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये चालन विधि हो गया, ठीक है। अब देखिए है आपको संवहन। संवहन में क्या होता है कि द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का रूपांतरण संवहन द्वारा होता है, ठीक है। जैसे जल का गर्म होना, भूमि और समुद्र के मंद पवन चलना, ये क्या है तो संवहन है, ठीक है। देखिए संवहन में होता क्या है कि जैसे देखिए एक भगोना है, इसमें हम पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये पानी भर दिए और नीचे से स्टोव जला दिए, ठीक है। स्टोव जला दिए तो यहाँ आपको पानी गर्म होगा। पानी जब गर्म हो रहा है तो ये क्या होता है कि देखिए ये पानी के ये जो हीट वाला जो पॉइंट है, नहीं ये जो हम स्टोव जलाए हैं, स्टोव के संपर्क में यानी कि जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर के संपर्क में जो है ये पानी का सिर्फ निचला हिस्सा ही है, ठीक है ना। जब देखिए ये निचला हिस्सा गर्म होता है तो ये हल्का होकर इसका घनत्व कम हो जाता है, तो ये हल्का हो जाता है तो ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। और जो ठंडा वाला हिस्सा है वो नीचे चला आता है, ठीक है। यही प्रक्रम जो है चलते रहता है, जिससे क्या होता है जैसे ये फिर ठंडा हो गया तो फिर ये ऊपर चल जाएगा। तो यही प्रकरण को क्या कहते हैं हम संवहन कहते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें पदार्थ का कण जो है आपको गतिमान होता है, यानी कि ये कण जो है आपको गति करता है, ठीक। तो इसका उदाहरण देखिए क्या क्या है, तो जल का गर्म होना हो गया, भूमि और समुद्री मंद पवन का चलना, ये देखिए आपको द्रव और गैस दोनों में जो ऊष्मा हस्तांतरण का ये विधि है संवहन, ठीक है। अब देखिए विकिरण को देख लेते हैं। विकिरण क्या है कि इस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे बल्ब का गर्म होना, रेत का गर्म होना, ये सब क्या है तो विकिरण है, ठीक है। विकिरण में क्या होता है आपको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। तो अब देखिए हम प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न क्या कहा है कि निम्नलिखित में से किस में ऊष्मा का हस्तांतरण संवहन द्वारा नहीं होता है, ठीक। संवहन द्वारा नहीं होता है, किस में नहीं होता है तो ठोस में नहीं होता है संवहन द्वारा, ठीक ना। तो ठोसे पदार्थ एक मात्र है जिसमें कि संवहन द्वारा नहीं। तो ऑप्शन देखते हैं आप, भूमि और समुद्री पवन में तो होवे करता है इसमें संवहन। उबलता जल तो द्रव और गैस में तो होता ही है। देखिए बल्ब के धारा प्रवाह के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना, ये तो होता है आपको विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा होता है ये, विकिरण के द्वारा नहीं, सॉरी। अब देखिए डी नंबर का है कि वात्या भट्टी के चारों ओर वायु का परिसंचरण, ये भी जो है आपको संवहन से होता है। तो पूछा है संवहन द्वारा नहीं होता है तो यही तो नहीं होगा, बल्ब के धारा का प्रवाह कारण ये बल्ब के कांच का सतह का गर्म होना, ये आपको विकिरण द्वारा होता है। वितरण देखे थे, देखिए देखे थे नहीं ये कि बल्ब का गर्म होना ये क्या है तो विकिरण द्वारा होता है। तो ये आपसे पूछा है संवहन द्वारा नहीं होता है, ये तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवहन द्वारा नहीं। तो ये किसके द्वारा होता है तो ये होता है आपको विकिरण द्वारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर हवा का तापमान, क्या कह रहा है कि अगर हवा का तापमान बढ़ता है तो उसके जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। देखिए हवा का जो टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक, जब हवा का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें जलवाष्प ग्रहण क्या होगा ज़्यादा होने लगेगा, ठीक ना। जब हवा का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पर ये नीचे नदी है, ठीक, क्या है ये नदी है। तो नदी में क्या है आपको पानी भरा हुआ है, और देखिए ये ऊपर में हवा है, और ये हवा का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जल जो है आपको ये वाष्पित होने लगेगा, ठीक है ना। जब टेम्परेचर बढ़ेगा जल वाष्पित होने लगा, यानी वाष्पित हो गया तो क्या होगा, इसमें जो है आपको हवा में क्या होता है तो जल ग्रहण करने लगता है, वाष्पित होकर क्या होता है ये हवा में ही मिल जाता है जलवाष्प के रूप में, ठीक। तो ये क्या हो गया कि ये आपको जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, वृद्धि हो गया, यानी कि बढ़ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हो। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी पाचन हेतु एंजाइम उपस्थित होता है। देखिए पूर्ण पाचक रस जो होता है ये आपको अग्नाशयी रस को कहते हैं कि अग्नाशय से जो होता है यानी पेनक्रियाटिक जूस जो होता है ये अग्नाशय से स्रावित होती है पूर्ण पाचक रस, ठीक। यानी कि इसमें 3 गो आपको एंजाइम स्रावित होती है। जैसे देखिए पहला है एमाइलेज, उसके बाद देखिए क्या है तो ट्रिप्सिन है, उसके बाद लाइपेज है, ठीक है। देखिए एमाइलेज क्या करता है तो ये आपको स्टार्च को जो है माल्टोज में बदलता है। उसके बाद देखिए ट्रिप्सिन क्या हो गया तो ये आपको पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है, यानी पेप्टाइड क्या है तो एक प्रकार का प्रोटीन है, प्रोटीन का ही थोड़ा सा सरलतम रूप है, ठीक ना। देखिए लाइपेज क्या है, ये क्या करता है आपको लिपिड को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में ये बदलता है, ठीक ना। देखिए अग्नाशयी रस में 3 गो हार्मोन तीन गो एंजाइम कौन कौन से निकलता है तो एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। देखिए इसको याद करने का ट्रिक हम एक बनाए हैं, LAT, लेट आप याद रखिए, ठीक। L से हो गया लाइपेज,
एस हो गया आपको एमाइलेज और टीस हो गया ट्रिप्सिन, ठीक। ये तीनों को निकलता है एलईटी, ठीक। यहाँ क्या करा है कि पूर्ण पाचक रस किसे, देखिए इसको पूर्ण पाचक रस क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टार्च का भी पाचन हो गया, पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन का भी पाचन हो गया, लिपिड्स यानी वसा का भी पाचन हो गया, यानी कि ये लगभग सब चीज़ का यहाँ पर पाचन किया इस तीनों रस से हो गया, यानी कि ये अग्नाशयी रस से जो है ना लगभग सभी चीज़ का पाचन तो हो ही गया है। तो इसी कारण से इसको कहा जाता है पूर्ण पाचक, यानी कि पूर्ण रूप से ये पाचन करता है, ठीक है ना। तो इसे कहा जाता है पूर्ण पाचक रस, जो कि इसका नाम क्या है, तो अग्नाशयी रस है, यानी पेनक्रियाटिक जूस है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाएं गोलाकार होती है तथा इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। देखिए गोलाकार कोशिका, देखिए नीचे आप देखें हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, देखिए गोलाकार होता है। क्या कहता है, इनमें से किसकी कोशिकाएं गोलाकार होती है तथा इसमें केंद्रक, इसमें देखिए केंद्रक जो है आपको होता ही नहीं, इनकी केंद्रक अनुपस्थित होता है। ये बात जो है हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे आरबीसी के बारे में कि आरबीसी में जो है आपको केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है, यहाँ पर केंद्रक नहीं होता है, ठीक ना। तो ये क्या है, तो ये आरबीसी है, तो ये इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आरबीसी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें एंथोलॉजी मतलब जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम है एंथोलॉजी, उसमें किसका अध्ययन किया। देखिए एंथोलॉजी जो है इसमें जो है आपको अध्ययन किया जाता है आपको फूल का, ठीक ना। यानी फूलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है कीट का अध्ययन, यानी कीट का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एंटोमोलॉजी कहता है। क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आपको एंटोमोलॉजी, यानी कीटों का अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। और घास से संबंधित अध्ययन जो होता है, घास से संबंधित, इसको कहा जाता है एग्रोएस्टोलॉजी। क्या कहते हैं, एग्रोएस्टोलॉजी, ठीक है। तो देखिए हम सभी ऑप्शन का भी ऑपरेशन कर दिए। तो चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा पादप हार्मोन किसी पौधों में कोशिका विभाजन के दर को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। देखिए ये प्रश्न जो है आपको पिछला स्लाइड में भी हम पिछला वीडियो में भी हम सेट नंबर 2 में ही बताए थे, जो देखे होंगे उसको ये बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्या है कि कौन सा पादप हार्मोन जो है किसी पौधों में कोशिका विभाजन के दर को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि कोशिका विभाजन की दर को जो उत्तरदायी होता है, ज़्यादा कोशिका विभाजन करता है, ये कौन सा हार्मोन करता है, तो ये आपको साइटोकाइनिन करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपको एक पादप हार्मोन से संबंधित हम वीडियो बना चुके हैं, देखिए 1 साल पहले का ये वीडियो है, ठीक ना। इसमें देखिए आपको एनसीईआरटी से निचोड़ इसमें जो है आपको दिया गया है, क्लास 10th के एनसीईआरटी में जो दिया है प्लांट हार्मोन के बारे में, उससे संबंधित हम इसमें वीडियो बनाए हैं। आपको प्लांट हार्मोन से संबंधित और विशेष जानकारी आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को जा करके आप चैनल पर देख सकते हैं, ठीक ना। देखिए इस पर 374 व्यू गया है और देखिए 1 साल पहले का ये वीडियो है, ठीक है। तो आप इस वीडियो में जा करके देख सकते हैं। आप देखिए इस वीडियो पर आप पहुँचिएगा कैसे, तो आप चैनल पर जा करके पहुँच जाएगा, या तो हम जो है इसका आपको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में इसका पिन कर देंगे लिंक, ठीक। तो वहाँ जा करके आप इस वीडियो को देख सकिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और ये वीडियो के देख करके आपको जितना भी प्लांट हार्मोन से संबंधित दिक्कत है सारा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक नहीं। प्लांट हार्मोन से संबंधित उसको पूरा मात्र 17 मिनट में जो है आपको डिटेल्स में वीडियो बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि राइबोफ्लोविन जो होता है ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, ठीक है। यानी कि विटामिन B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन, ठीक। और इसके कमी से हमें कौन सा रोग होता है, देखिए राइबोफ्लेविन की कमी से किलोसिस नामक बीमारी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सॉरी ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किलोसिस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए विटामिन B2 जो है, विटामिन B2 का मुख्य स्रोत क्या है मानव में, तो मुख्य स्रोत है आपको पनीर खाइए, पनीर हो गया, अंडा हो गया, हरी पत्तीदार सब्जी, हरी सब्जी, ये सब में क्या पाया जाता है, तो विटामिन B2 पाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मादा हार्मोन है, इस समय से आपको मादा हार्मोन के बारे में बोला है। तो मादा हार्मोन देखिए ये सब में से कौन है, तो ये जो है आपको
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये दोनों ही आपको मादा हार्मोन यानी कि बी और सी है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, ये आपको नारी का ये एक प्रकार का कैसा हार्मोन है, तो ये आपको विकास हार्मोन है, ठीक ना। और ये मादा का जो है आपको लैंगिक क्षमता में विकास लाता है। कौन सा हार्मोन, तो एस्ट्रोजन हार्मोन। अब देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, ये गर्भधारण के लिए ये आवश्यक हार्मोन है, ठीक है। कि जब स्त्री गर्भधारण करती है, इनकी गर्भ को वो धारण करती है, तो उस टाइम जो है आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होती है, उसी के लक्षण को बताती है, ठीक है। अब देखिए आपको जंतु हार्मोन से संबंधित आपको एक वीडियो हम सजेस्ट करते हैं। ये देखिए जंतु हार्मोन से संबंधित हम एक वीडियो बनाए थे, तो आप इस वीडियो के जाकर के देख सकते हैं। 20 मिनट में जो आपको सारा 8, 9, 10 ये तीनों के एनसीईआरटी का ये निचोड़ है, ठीक है। तो इस एनसीईआरटी के निचोड़ करके आप देख सकते हैं, जो कि आपको ग्लैंड्स एंड हार्मोन के नाम से आपको ये वीडियो है। और देखिए 8 महीना पहले का ये वीडियो है, ये मात्र 20 मिनट में जो है। इसका भी कहिएगा तो आप हम लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, ठीक है। इनकी जंतु हार्मोन नाम से लिंक है, आप यहाँ जाकर के देख लीजिए। आपको जंतु हार्मोन से संबंधित इस वीडियो के देखने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर के किस ग्रंथि में विटामिन ए का संश्लेषण होता है, ठीक है। देखिए मानव शरीर का ग्रंथि है यकृत, ठीक। इसी में क्या होता है, विटामिन ए का संचित होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यकृत, ठीक। अब देखिए यकृत जो होता है इसका वजन कितना होता है, लगभग आपको ये 1.5 kg का होता है, यानी कि 1400 से 1500 ग्राम होता है, ठीक है। यानी कि ये लगभग 1.5 kg का होता है, ठीक। और ये क्या होता है कि मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा ग्रंथि है, ठीक। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है, तो ये आपको यकृत ही है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो क्या हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए में कौन सा पिरामिडीय क्षार उपस्थित होता है, ठीक है। देखिए राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है आपको आरएनए, ठीक है, क्या है आरएनए में देखिए आपको कौन सा पिरामिडीय क्षार रहता है, तो आरएनए में आपको रहता है आपको साइटोसिन तथा यूरेसिल। इसमें क्या रहता है, तो साइटोसिन और यूरेसिल रहता है, ठीक, सील रहता है। अब देखिए डीएनए में क्या रहता है, तो ये आपको साइटोसिन और थायमिन रहता है, ठीक। क्या रहता है, साइटोसिन तो सेम रहेगा, लेकिन यूरेसिल की जगह क्या रहता है, तो थायमिन रहता है, ठीक है। हमसे पूछा है कि आरएनए में कौन सा पिरामिडीय क्षार उपस्थित होता है, आरएनए में क्या होता है, तो साइटोसिन और यूरेसिल होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है। देखिए डाउन सिंड्रोम जो होता है, ये देखिए गुणसूत्र नंबर 21 जो होता है, इसके अतिरिक्त प्रतिलिपि का कारण ही जो है आपको डाउन सिंड्रोम होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कुछ सिंड्रोम है, सभी को हम देख लें। देखिए पटाउ सिंड्रोम है एक, ठीक। कौन सा सिंड्रोम है, तो पटाउ सिंड्रोम देखिए किसके कौन सा गुणसूत्र की कमी के कारण होता है, तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं। देखिए पटाउ, ठीक है, क्या है, पटाउ को देखना है। उसके बाद देखिए आपको डाउन सिंड्रोम, तो इसमें देखिए लिए। उसके बाद देखिए आपको एडवर्ड सिंड्रोम देखना है। कौन सा, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। देखिए पटाउ सिंड्रोम जो होता है, इसमें देखिए 13वां गुणसूत्र होता है, ठीक ना। ये 13वां गुणसूत्र में जब कमी आती है, यानी कि अतिरिक्त इसमें प्रतिलिपि होती है 13वां गुणसूत्र में, तो इससे होता है आपको पटाउ सिंड्रोम। और पटाउ सिंड्रोम में क्या क्या परिवर्तन आता है बच्चे में, तो बच्चे के चेहरा हो गया, मस्तिष्क हो गया, हृदय हो गया, इस सब के विकास में क्या करता है, ये प्रभावित करता है पटाउ सिंड्रोम। अब देखिए एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है, एडवर्ड सिंड्रोम ये आपको 18वां गुणसूत्र का जो सिंड्रोम होता है, उसी में जो है आपको क्या होता है, अतिरिक्त प्रतिलिपि आता है, तो उसे हम एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। ये क्या करता है, तो ये बच्चे के शरीर के विकास और वृद्धि को क्या करता है, ये प्रभावित करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में प्रयोग किया जाता है किसका। देखिए रक्त कैंसर के नियंत्रित करने में किसका प्रयोग किया जाता है, उस क्वेश्चन को देखने से पहले हम आपको जो कुछ समस्थानिक है, प्रमुख समस्थानिक, और उसका उपयोग क्या क्या है उस सबको हम देख लेते हैं। देखिए आपको ये लूसेंट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो ये लूसेंट का ही हम आपको स्क्रीनशॉट लाए हैं, ठीक है। तो देखिए पहला है आपको यूरेनियम 235 जो है ये क्या करता है, आपको चट्टान की आयु ज्ञात करने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। देखिए सोडियम 24 जो होता है, इसका प्रयोग होता है रक्त के थक्के का पता लगाने
लगाने में। कोबाल्ट 60 जो होता है इसका प्रयोग होता है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में। आर्सेनिक 74 जो है इसका प्रयोग होता है ट्यूमर का पता लगाने में। आयोडीन 131 जो है इसका प्रयोग होता है थायराइड ग्रंथि के उपचार में। और फास्फोरस 32 जो है इसका प्रयोग होता है आपको ल्यूकेमिया के उपचार में। लोहा 59 जो है इसका प्रयोग होता है अरक्तता की रोग का पता लगाने में। ये सारा जो है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए है कि एक नीचे पॉइंट है कि सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है, तो ये होता है आपको पोलिनियम। ठीक, तो इसका कितना समस्थानिक है, तो इसको टोटल 27 समस्थानिक होता है। कितना होता है, तो 27 समस्थानिक होता है पोलिनियम को, जो कि सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व है। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कैंसर को नियंत्रित करने के लिए, तो देखिए कैंसर को नियंत्रित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रक्त कैंसर को कोबाल्ट 60 का करते हैं। यहाँ आपको कैंसर का पूछा है तो यही हो जाएगा आपको कोबाल्ट 60, जो कि देखिए आपको ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, यानी कि कैंसर का जो आपको है तो इसका क्या हो जाएगा, तो कोबाल्ट 60 हो जाएगा उत्तर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निष्क्रिय गैस का गलनांक क्या होता है। देखिए सबसे पहले समझते हैं निष्क्रिय गैस होता है क्या है। देखिए आवर्त सारणी के जो 18वां वर्ग है, 18वां वर्ग जो है ये इनके 18वां समूह, जिसे आपको 8A के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें जितना भी तत्व है सारा क्या आपको अक्रिय गैस है। ठीक, कौन कौन है, तो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनोन है और रेडोन है। ठीक, ये सारा क्या आपको अक्रिय गैस है। तो इस अक्रिय गैस जो होता है इसका गलनांक क्या होता है, तो ये जो है आपको अक्रिय गैस इसका गलनांक क्या होता है, आपको कम होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको ये आवर्त सारणी में कहाँ है, तो ये 18वां वर्ग जो ये है आपको हम लाइनिंग कर रहे हैं यही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है। हम जानते हैं कि जब अम्ल जो है आपको क्षार से अभिक्रिया करती है तो वो उदासीन बना लेती है, यानी कि पेट में जब अम्लीय हो गया है पेट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो कोई भी क्षार को हम खाएंगे। ठीक, तो क्षार को खाएंगे तो उसको हम ठीक कर देगा। तो देखिए क्षार इसमें कौन दिया हुआ है, तो NaHCO3, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है NaHCO3, तो यही आपको ठीक करेगा। NaHCO3 जो होता है ये क्या है, तो ये आपको सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका प्रयोग किया जाता है आपको पेट की अम्लता को दूर करने में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से क्या है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण बहुलक का उदाहरण है। देखिए जैव निम्नीकरण बहुलक आखिर होता क्या है, देखिए वैसा पदार्थ वैसा बहुलक, यानी कि जैव निम्नीकरण बहुलक का कहने का तात्पर्य क्या है कि वैसा बहुलक जो क्या है कि लंबे समय के अंतराल के बाद जो है कहीं पर रखा हुआ है वो स्वयं ही क्या होता है, ये आपको गल करके कैसे गलता है, या आप स्वयं गल जाए चाहे सूक्ष्मजीव की क्रिया द्वारा उसको विघटित कर लिया जाता है, यानी कि वो जो है आपको खत्म हो जाता है, तो वही क्या होता है, जैव निम्नीकरण पदार्थ होता है। ठीक, तो इसका उदाहरण देखिए क्या है, देखिए सब्जी का छिलका हो गया, क्या क्या है, सब्जी का छिलका है, ये अगर इसको हम फेंक देते हैं तो क्या होता है, ये अपने आप ये गल उल के क्या होता है मिट्टी में मिल जाता है। तो देखिए कागज़ हो गया, कागज़ हो गया, कोई भी मानव वानव मरता है चाहे कोई भी मानव का अवशिष्ट हो गया, ये सब क्या हो गया आपको, तो जैव निम्नीकरण क्या है, ये अपने आप या तो सड़गल जाता है या तो कोई भी सूक्ष्मजीव इसको खा पी जाता है। ठीक है ना। अब देखिए अजैव निम्नीकरण क्या होता है कि जो गलता उलता नहीं है, ठीक ना, वो हमेशा जो है वो एक जैसा ही रहता है। तो अजैव निम्नीकरण का उदाहरण देखिए क्या क्या है, तो देखिए इसमें देखिए आपको प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक कभी भी गलता नहीं है। अब देखिए पॉलीथीन जो सब्जी लाते हैं वो सब भी यही है, ठीक है, वो सब का इसी कारण से यूज करने नहीं कह रहा है। तो यहाँ से पूछा है कि उनमें से कौन सा जैव निम्नीकरण बहुलक का उदाहरण है। देखिए नायलॉन 2 हो गया, नायलॉन 6 हो गया और पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी हो गया, ये सभी क्या है, तो जैव निम्नीकरण का बहुलक का उदाहरण है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पायरोल्यूसाइट निम्न में से किसका अयस्क है। देखिए पायरोल्यूसाइट जो है ये जो है आपको पायरोल्यूसाइट, ये जो आपको मैग्नीज का अयस्क है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैग्नीज। ठीक है, देखिए जितना भी अयस्क है सभी को याद कर लीजिएगा, लूसेंट में वो अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है ना, तो एक दिन जो है आपको हम सारा अयस्क का एक अलग से हम वीडियो बना देते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका स्रोत है। देखिए समुद्री खरपतवार जो होता है जिसका नाम क्या है, समुद्री खरपतवार एक है जिसका नाम है लेमिनेरिया। क्या नाम है, लेमिनेरिया। यही लेमिनेरिया क्या करता है आपको, इसी से जो है आपको आयोडीन प्राप्त होता है, आयोडीन प्राप्त है। ये क्या आपको एक प्रकार का ये समुद्री शैवाल है। ठीक, जिससे क्या प्राप्त होता है, समुद्री खरपतवार, इसे ही समुद्री शैवाल भी कहते हैं लेमिनेरिया, जिससे आयोडीन प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयोडीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि RDX की खोज किसके द्वारा किया गया था। सबसे पहले देखिए हम RDX का फुल फॉर्म देखते हैं। देखिए RDX का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड
रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, क्या है, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, क्या है ये आपको RDX का फुल फॉर्म हो गया। देखिए RDX को खोजा कौन था, तो ये जो है आपको RDX को खोजा था जॉर्ज हैनिंग ने खोजा था, जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉर्ज हैनिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारी जल का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ के रूप में। देखिए भारी जल जो होता है इसका प्रयोग आपको कहाँ कहाँ होता है, ये देखिए आपके न्यूट्रिएंट के मंदन करने में भी होता है, जीवाणुनाशक के रूप में भी होता है और ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने। देखिए भारी जल जो होता है इसका फार्मूला होता है आपको D2O, ठीक नहीं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम हो गया। अब देखिए इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया था आपको यूरे ने। यूरे नामक एक वैज्ञानिक था, इन्होंने ही खोज किया था। कब, तो ये 1932 ईस्वी में खोजा था। ठीक है, अब देखिए भारी जल जो होता है ये जमता कितना टेम्परेचर पर है, तो ये जमता है आपको 3.8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। आई होप सभी को सारा प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपके पास जितना भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है सभी में आप वीडियो को शेयर कर दें। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में जो हम इसमें डाल दिए हैं आपको ग्लैंड्स एंड हार्मोन, इनकी जंतु में हार्मोन, और आपको एक पादप हार्मोन का वीडियो का लिंक हम नीचे डाल दिए हैं। आप वहाँ जा करके दोनों हार्मोन को आप क्लियर कर लीजिएगा, जिससे कि होगा कि आपको परीक्षा में प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल PDF पर अपलोड कर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ जाकर का पिछला वीडियो को देख लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।